नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की कुछ खास खबरें। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राजनगर स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद वो ब्रह्मकुमारी संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजनगर स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। इस समारोह में भाजपा के अनेक नेता यहां मौजूद रहे। इसके बाद वीके सिंह ने ब्रह्मकुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। यहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पॉजिटिव चेंज अभियान की शुरुआत करते हुए अभियान को लेकर चलने वाले सभी वॉलंटियर्स को शुभकामनाएं दी। गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न आज़ादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण हुआ। जिला मुख्यालय में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप रहे। जिलाधिकारी RK सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। मुख्य अतिथि ने सभी को पंचप्रण की शपथ दिलाई। KDB स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश का हर नागरिक आज विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हमारा यह देश सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, यह हम सब आज महसूस करते हैं जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें अपनी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। एक स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में हमारे पास अपनी एक स्वतंत्र आर्थिक नीतियां हैं। एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हर नागरिक को भारत के संविधान ने उसके नागरिक अधिकार प्रदान किए हैं और हर भारतवासी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में न केवल अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है, बल्कि भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर भी बेहतर योगदान कर सकता है। गाजियाबाद में वकीलों ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। बार एसोसिएशन की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को जिला जज और पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ जिला जज अनिल कुमार, पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर और नारियल फोड़कर किया। अधिवक्ताओं ने ढोल और डीजे की धुन पर भारत माता की जय, वंदे मातरम का घोष करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा कचहरी परिसर के आसपास के मार्गों से निकाली गई। हाथ में तिरंगा लेकर निकले अधिवक्ताओं ने सभी लोगों में देशभक्ति का संचार किया। रिपोर्ट, युग करवट। भाजपा के युवा नेता और यूपी फिक्की के यूथ चेयरमैन नीरज सिंह ने अलग ही अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। उन्होंने इसे गौरवशाली क्षण भी बताया। तस्वीर है ये जन्नत की, ये तस्वीर नहीं देंगे। कश्मीर है भारत का, हम कश्मीर नहीं देंगे। आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं यह कश्मीर का लाल चौक है, श्रीनगर का लाल चौक है। यह लाल चौक जो कहीं न कहीं हमारे भारत की अखंडता, संप्रभुता को दर्शाने का काम करता है। यह लाल चौक जो हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक है। इस लाल चौक को लाल रंग से कई विघटनकारियों ने, जो देश के बाहर भी हैं और बड़ी संख्या से देश के अंदर भी हैं, उन्होंने इसको कहीं न कहीं रक्त रंजित करने का, लाल रंग में रंगने का काम किया था।
आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मैं इस भूमि पर खड़ा हूं जहां पर माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद सभी भारतीय पूरी स्वतंत्रता के साथ और मनमौजी सारे आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और सबके हाथों पे झंडा है। हर एक छत पर आपको झंडा दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह लाल चौक आज यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने इसको पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसलिए खबरों के पोस्टमार्टम में आज हम इसी को लेकर कुछ नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से आज देश को संबोधित किया। उनके संबोधन में जो सबसे प्रमुख बात महिलाओं को लेकर थी वो थी लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना के बारे में बताया गया कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य उन्हें सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लखपति दीदी योजना कुछ राज्यों में लागू है और अब कुछ और राज्यों में इसे लागू करने का प्लान बनाया जा रहा है। महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी लाइट बनाने, ड्रोन के संचालन और मरम्मत जैसे कौशल में प्रशिक्षित इस योजना के तहत किया जाएगा। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेश में पूछा जाता है कि क्या भारत की महिलाएं साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती हैं। मोदी कहते हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया कि भारतीय महिलाएं स्टीम STEM में काफ़ी आगे हैं। स्टीम से उनका मतलब था साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। G20 ने भी भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। यूँ तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उससे गौरवशाली कोई नहीं होता। भारत में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं, एक धर्म की तरह से मानते हैं। कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो हमारी सेना का हिस्सा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐसे लोगों को याद कर लेते हैं। CK नायडू ने 1992 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पहला टेस्ट खेला था। उन्होंने आज़ादी से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने से पहले 1923 में होलकर की सेना में कर्नल के रूप में भी काम किया था और उन्हें सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद भारत के टेस्ट के वो कप्तान रहे, जिसके चलते देश के पहले कप्तान उन्हें कहा जाता है। अगस्त 1936 तक खेले गए 7 टेस्ट मैचों में से 4 में भारतीय टीम का नेतृत्व उन्होंने किया था। सेना में काम करने वाले क्रिकेटर दूसरे, जिनका नाम है हेमू अधिकारी। हेमू अधिकारी ने 1947 से लेकर 1959 तक देश के लिए क्रिकेट खेला। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के लिए काम किया और लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर सेना से रिटायर हुए थे। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के 21 टेस्ट मैच में भारत के लिए कप्तानी भी की थी। कपिल देव भारत के महान ऑलराउंडर में से एक हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को 1983 में पहला विश्व कप दिलाया था। उन्होंने 225 वनडे और 131 टेस्ट मैचों में 8 रन बनाए और 600 विकेट लिए थे। 2008 में वे प्रादेशिक सेना में शामिल हुए थे। उन्हें बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया था। इस कड़ी में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम भी है। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाए हैं और ये ऐसा कारनामा करने वाले अभी तक एकमात्र क्रिकेटर हैं। तेंदुलकर को 2010 में भारतीय वायुसेना द्वारा ग्रुप कैप्टन के पद पर सम्मानित किया गया था। वे बिना किसी विमानन पृष्ठभूमि के इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय हैं। देश को आज़ादी दिलाने वाले कुछ लोगों के नाम जो प्रमुख रूप से ले जाते हैं, उनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई में, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और कुर्बानी दी थी। आज ऐसी कुछ महिलाओं को हम याद कर लेते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई लड़ाइयों में सबसे बड़ी जो लड़ाई की बात होती है वो होती है रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्हें झांसी की रानी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश सेना का सामना किया था। रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर के निधन के बाद अंग्रेजों ने उनकी झांसी को अपने अधीन करना चाहा था, लेकिन लक्ष्मीबाई ने युद्ध का रास्ता चुना और अंग्रेजों के खिलाफ तब तक लड़ती रही जब तक उनके शरीर में जान रही।
आज भी उनकी बहादुरी के किस्से हमारे देश में अक्सर सुने जाते हैं। भारत की कोकिला के नाम से पहचान बनाने वाली सरोजिनी नायडू का भी देश में बड़ा नाम स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में ये काफ़ी सक्रिय रही थी, जिसके कारण इन्हें जेल भी काटनी पड़ी थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई थी। 1928 में गांधी जी के अहिंसा आंदोलन का संदेश लेकर अमेरिका पहुंची। देश की आज़ादी में इनका योगदान को देखते हुए इन्हें भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनाया गया था। आज़ादी की लड़ाई के साथ ही सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफ़ी काम किया था। इस लिस्ट में भीकाजी कामा का भी नाम आता है। भीकाजी कामा देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। इनको लोग मैडम कामा के नाम से पुकारा करते थे। सबसे खास बात यह थी कि विदेशों में भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला भी भीकाजी कामा ही थी। 33 वर्षों तक भारत से दूर रहने के बाद भी आज़ाद भारत का उनका सपना कमज़ोर नहीं पड़ा था। मैडम कामा के साहस और दृढ़ता को देखकर कई दूसरी महिलाओं में हिम्मत जगी और वो भी आज़ादी के आंदोलनों का अलग अलग हिस्सा बनी। बेगम हजरत महल रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष ही मानी जाती हैं। दरअसल बेगम हजरत महल ने ही 1857 की लड़ाई में ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ व्यापक विद्रोह की अलख देश में जगाई थी। देश की आज़ादी में नीरा आर्या के बलिदान की कहानी आज भी लोगों को अचरज में डाल देती है। दरअसल नीरा आर्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अपने पति तक की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना की पहली महिला जासूस थी। अपने पति की हत्या के लिए नीरा को ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार की जेल में भेजा गया, जिसे काले पानी की सज़ा कहा जाता है। लेकिन उनका राष्ट्र प्रेम रुक नहीं पाया। नीरा को उस दौरान लालच दिया गया कि अगर वह नेताओं खासकर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी दे देती हैं तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। सभी बाधाओं के बावजूद नीरा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहीं। जेल में रहने के दौरान अंग्रेज उन पर रोज़ टॉर्चर करते थे ताकि वो बता दें कि नेताजी कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मारी। अंग्रेज़ों ने जुल्म की इंतहा करते हुए नीरा आर्या के स्तन तक काट दिए थे। वे रोती बिलखती रही, लेकिन उन्होंने देश के साथ तब भी गद्दारी नहीं की। कस्तूरबा गांधी भी भारतीय अधिकारों की लड़ाई में शामिल रही थीं। इसके लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अंत तक वो अपने पति के साथ हर आंदोलन में, हर प्रयास में साथ खड़ी रहीं। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ कस्तूरबा गांधी राजनीतिक कार्यकर्ता और नागरिक अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाती रहीं। इंडिगो प्लांटर्स आंदोलन के दौरान उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, अनुशासन और पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। इस कड़ी में कमला नेहरू का नाम भी लिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। सामाजिक सुधारों और महिला सम्मान के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और पति की पहल को अटूट समर्थन दिया। शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कमला नेहरू बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती थी। इस कड़ी में अगला नाम अरुणा आसफ अली का है। अरुणा आसफ अली एक असाधारण स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख राजनीतिक नेता थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया था। 9 महीने उन्होंने जेल काटी थी। अरुणा आसफ अली ने काकोरी रेल धमाके के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का संकेत देने के लिए बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था। ये कुछ महिलाएं जिनका मैंने जिक्र किया है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ सत्य है। दरअसल ये हम सभी जानते हैं कि इलाहाबाद के पार्क में महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिरी गोली उनकी पिस्तौल में रही थी तो उसको खुद को मार लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ गिरफ्तार नहीं हुए थे। उस पिस्तौल को उनको किसने दिया और उस महिला जिसने उस पिस्तौल दी गाजियाबाद से क्या लेना देना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल सिराथू तहसील क्षेत्र के शाहजादपुर गांव में जन्मी लड़की का नाम दुर्गा था। दुर्गा अंग्रेजों के लिए किसी काल से कम नहीं थी। अंग्रेजी पुलिस के जो कर्मचारी थे वो उनके नाम से कांपते थे। दुर्गा क्रांतिकारी महिला का काम था अपने साथियों के लिए बम, बारूद, पिस्तौल का इंतजाम करना।
बाद में दुर्गा को दुर्गा भाभी के नाम से पहचाना गया। दुर्गा भाभी ने अंतिम सांस गाजियाबाद में ली थी। जब आज़ादी की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, देश के लिए मरने मिटने वालों की बात करते हैं, तो उस लिस्ट में दुर्गा भाभी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1902 को शहजादपुर गांव में पंडित बाके बिहारी के यहाँ हुआ था। इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। बाबा महेश प्रसाद थानेदार थे। दादा पंडित शिवशंकर भट्ट जाने माने जमींदार थे। केवल 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह भगवती चरण वोहरा से कर दिया गया था। इनके पति भगवती चरण वोहरा क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आज़ाद की टीम के हिस्सा थे। उस वक्त वो क्रांतिकारियों का जो संगठन था उसके प्रचार सचिव थे। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम का परीक्षण करते समय भगवती चरण वोहरा शहीद हो गए थे। पति की शहादत के बाद भी दुर्गा भाभी ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार क्रांतिकारियों का साथ देती रहीं। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चला दी थी। उनके हमले में गवर्नर हैली बच गया था, लेकिन सरकार एक सैनिक अधिकारी टेलर घायल हुआ था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान के रास्ते बम, पिस्तौल, बारूद आदि लाना था। इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, वो पिस्तौल भी दुर्गा भाभी ने लाकर उन्हें दी थी। उन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लाहौर और कानपुर से ली थी। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए जा रहे थे, तब दुर्गा भाभी और उनकी साथी सुशीला मोहन ने अपना हाथ काटकर रक्त से दोनों को तिलक लगाया था। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए गए थे। उनको सजाए मौत दी गई। 14 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में दुर्गा भाभी ने अंतिम सांस ली थी। आज जब लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त एक खाली कुर्सी सुर्खी बन गई। मीडियाओं में भी उसकी फ़ोटो तस्वीरें चली। उस खाली कुर्सी की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। लाल किले पर जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, उस दौरान एक खाली सीट कैमरे पे नज़र में पड़ी। ये सीट राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं पहुँचे, जिससे राजनीतिक गलियों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई दी है। कांग्रेस का कहना है कि खड़गे की तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए वो लाल किले नहीं पहुंचे। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का भाषण, स्वतंत्रता दिवस का समारोह, उसमें देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अगर ना पहुंचे तो चर्चा बनना लाजमी है। अब इस पर दोनों पक्षों से तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए यू करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए पढ़िए यू करवट समाचार पत्र। यू करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कैसा लगा ये कार्यक्रम कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।